डैम्प्ड SHM। तो इसको डिफाइन इस तरह से करेंगे हम, when a body performs SHM with gradually मतलब धीरे धीरे decreasing amplitude, such an SHM is called as damped SHM। जब कोई बॉडी लगातार कम होते हुए एम्पलीट्यूड से ऑसिलेशन परफॉर्म करता है तो इस तरह के ऑसिलेशन को हम लोग डैम्प्ड SHM कहते हैं। ओके, तो उसमें हमें आगे जो देखना है, इसी से जुड़ा हुआ एक पार्ट, वो है डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ डैम्प्ड SHM। डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ डैम्प्ड SHM। तो ये एक रिजिड सपोर्ट है, उससे एक स्प्रिंग अटैच्ड है, उसके नीचे है एक ब्लॉक है अटैच्ड जिसका मास है स्मॉल m। उसके नीचे फिर वापस से एक रॉड जैसा जाता है, उसमें एक डिस्क लगा रहता है जिसको वेन कहा जाता है, और ये डिस्क सर्टेन फ्लूइड में डूबा हुआ रहेगा। ये जो डिस्क है सर्टेन फ्लूइड में डूबा रहेगा। तो जैसे कि हम देख सकते हैं, दिस इज रिजिड सपोर्ट, दिस इज स्प्रिंग जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट K है, ये है ब्लॉक ऑफ मास स्मॉल m, ये है वेन, इसे क्या कहा जाता है, वेन। ठीक है, और उसका डैम्पिंग कांस्टेंट चलो बाद में लिखेंगे, डैम्पिंग कांस्टेंट। अब ऐसा है कि जब मैं क्या करता हूँ, जब इसे मैं द ब्लॉक ऑफ मास m इसे इस तरह से खींचूंगा और छोड़ दूंगा तो ये ऑसिलेशन परफॉर्म करेगा। जब ये ऑसिलेशन परफॉर्म कर रहा है तो मैं उस दौरान मैं देखूंगा कि उस पर तकरीबन दो फोर्सेस लग रहे हैं। एक लगेगा रिस्टोरिंग फोर्स ऑफ द स्प्रिंग, है ना, जो बार बार उसे ऑसिलेट करने में मजबूर कर रहा है। दूसरा है डैम्पिंग फोर्स, डैम्पिंग। जैसे मुझे एक बात बता, जनरली एक स्टोरी के साथ सुनाता हूँ, तो आपको स्टोरी शायद से पहले भी डिस्कस किया मैंने उस चीज़ को लेकर। एक आदमी यूएस का कुछ बात है, मेरे को मेरे प्रोफेसर ने सुनाया था कि यूएस की एक बात है, एक आदमी दलदल में फंस जाता, बताया था कि मैंने, हाँ। तो भैया जब वो दलदल में फंस जाता तो हम लोग ने क्या देखे थे उसके अंदर कि भैया आप, है ना, वो निकलने की कोशिश करता भाई, मगर वो निकल नहीं पाता। वो हेलीकॉप्टर से उसको बांध के वो निकालने की कोशिश करते, गलती से हेलीकॉप्टर ज़्यादा तेज़ी से एक्सेलरेशन से ऊपर हो जाता। तो अब आपने देखे कि वो जो पकड़ रहती है ना, उसकी पकड़ ऐसी स्ट्रांग हो जाती है आपके दलदल की कि भैया बॉडी अलग हो जाती है उसके अंदर दो पार्ट्स में, है ना। बचाने आए थे कि उसको बेदर्दी से मारने आए थे, वो हो गया सिचुएशन। दलदल का है भी वही सिचुएशन, आपने देखा होगा मैन वर्सेस वाइल्ड, ये कुछ आपने देखा होगा ऐसे चीज़ें। वो खुद कूद के बताता है वो कि अगर आप ज़्यादा स्ट्रगल करोगे तो वो और आपको अंदर खींचेगा। आराम से सुकून से अपने आप को फैला दो पूरी बॉडी को उसके ऊपर, तो आप इजीली क्रॉल करके आप उसमें से बाहर निकल सकते हैं। तो ये जो होता है ना कि आप किसी चीज़ में फंस जाते हैं तो डैम्पिंग फोर्स, जैसा आप फील भी करो ना कोई भी चीज़ को,
पानी में से जब कोई चीज़ को ऐसा बाहर निकालते, पानी उसकी मोशन को क्या करता, अपोज करता, वो क्या होता है, डैम्पिंग फोर्स। आप यहाँ पर जंप करो एयर में, मतलब ये इन दिस सिचुएशन मेरा आसपास का मीडियम क्या एयर है, यहाँ तक पूरा मतलब पूरा एयर है, पूरी बॉडी है ना आसपास, आप जंप करो, आप इजीली कुछ एक सर्टेन हाइट तक जंप कर पाओगे। वहीं अगर मैं पानी में वो जंप करने की कोशिश करूँगा तो उतनी हाइट तक नहीं कर पाऊँगा। क्यों? क्योंकि पानी जो आसपास मेरे मौजूद है, मान लो यहाँ तक के पानी मौजूद है, मैं जंप करने की कोशिश कर रहा, पहले मान लो एग्जाम्पल के तौर पे 1 मीटर तक के मैं जंप कर लेता था, है ना, और अब मैं पानी के अंदर हूँ, अब मैं फिर से जंप करने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं ये बात देखता हूँ कि मैं 1 मीटर तक जंप नहीं कर पाता, 0.75 मीटर्स तक मैं जंप कर पाता हूँ। तो ऐसा क्यों हुआ कि जो पानी है आसपास उसने क्या लगाया, उसकी मॉलिक्यूल्स मेरे साथ बॉडी के साथ ऐसे रगड़ रहे हैं ना, तो फ्रिक्शन फोर्स लगा रहे हैं, वो मेरे मोशन को क्या कर रहे हैं, अपोज कर रहे हैं, इसी को डैम्पिंग फोर्स कहा जाता है ना। तो मैं कहूँगा कि ठीक है भैया, इस पे 2 फोर्सेस एक्ट हो रहे थे, एक था रीस्टोरिंग फोर्स जिसको ऑफकोर्स हम लोग -kx से रिप्रेजेंट करते हैं, और एक था डैम्पिंग फोर्स जिसको -bv से रिप्रेजेंट किया जाता है। k तो आपका क्या है, स्प्रिंग कांस्टेंट है ना, और b क्या है यहाँ पर डैम्पिंग कांस्टेंट बोला जाता है। ये डिपेंड करता है कि ये मटेरियल कौन सा है अंदर या लिक्विड कौन सा है। अब जाहिर बात है अगर पानी है तो डैम्पिंग कांस्टेंट कम होगा। तुमको नहीं लगता यहाँ पर शहद भर दिया होगा अपन, शहद गाढ़ा लिक्विड है तो इसका मुश्किल और हो जाएगा, है ना, ऑसिलेशन करना। तो डिपेंडिंग अपॉन द मटेरियल। तो मैं बोलूँगा नेट फोर्स जो उस पर एक्ट हो रहा है, एक है रीस्टोरिंग फोर्स और एक क्या है आपका डैम्पिंग फोर्स, है ना। और नेट फोर्स को आप क्या से लिख सकते हैं, मास इनटू एक्सेलरेशन से आप लिख सकते हैं। तो रिमेंबरिंग दैट कि मैं नेट फोर्स को मास इनटू एक्सेलरेशन से लिख सकता हूं, तो मैं इस इक्वेशन को ऐसा लिखूंगा फिर, मास इनटू एक्सेलरेशन, रिस्टोरिंग फोर्स को आप लिखते हैं -kx और डैम्पिंग फोर्स को आप लिखते हैं -bv, है ना। मगर आप जानते हैं एक्सेलरेशन क्या होता है, वो तो भैया d²x/dt² -kx -b, b को क्या लिख सकते हैं अपन, dx/dt। ला लो इन सबको उठा के इधर, देखो m d²x/dt² प्लस b dx/dt प्लस kx इक्वल्स टू 0। ये जो इक्वेशन आपको नजर आ रही है, दिस इज कॉल्ड एज डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ डैम्प्ड SHM। आप चाहे तो उसको m से डिवाइड भी कर डालो, d²x/dt² प्लस b बाय m dx/dt प्लस k बाय m इंटू x इक्वल्स टू 0। दिस इज इट। ये आ गया डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ आपका डैम्प्ड SHM। जब आप इसे पूरा डिराइव करेंगे, मतलब डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे, आपके सिलेबस में नहीं है, ये हम लोग ने ग्रेजुएशन में सीखा था। ये बहुत लंबा प्रोसीजर जाता है इसको सॉल्व करना, है ना। ये तुम इंजीनियरिंग में जब जाएंगे, जो लोग इंजीनियरिंग में जाएंगे तो फर्स्ट ये मैथमेटिक्स में तुमको आ जाएगा ये, है ना, बहुत रोएंगे तुम इसके नाम से, याद रखना, है ना। डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करना बोले तो बहुत भारी जाता है, 2-2, 3-3 पेजेस के वो प्रॉब्लम्स रहते हो। हाँ, अरे 10-12 पेजेस की भी रहते चलते रहता इंजीनियरिंग मामूली समझ रहे तुम। तो भाई ठीक है, अब ऐसा है कि इसको सॉल्व करने के बाद जो इक्वेशन बनेगी x की इज इक्वल्स टू a इंटू e रेज टू पावर माइनस bt/2m cos ऑफ ओमेगा डैश t प्लस फाई। फाई तो आपको मालूम है इनिशियल फेस एंगल होता है ना, और ये आपका एंगुलर फ्रीक्वेंसी इसका, ये इस तरह से इक्वेशन आएगा। अगर आपने देखा होगा कि यहाँ पर एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ गया, है ना, और वो भी टाइम जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू x आ जा रहा है यहाँ पे। अगर मैं कहूँगा x इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू e रेज टू पावर t, है ना, ये नीचे जाएगा ना यहाँ पे। तो ऑन दैट बेसिस मैं इधर ले लेता हूँ, डायग्राम बनाऊंगा। अगर मैं डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का अगर मैं ग्राफ बनाऊं तो ये ग्राफ कुछ इस तरह से आएगा। ओह शिट, है ना। आप क्या नोटिस कर रहे हैं कि इसका एम्पलीट्यूड लगातार डिक्रीज होते जा रहा है, एम्पलीट्यूड लगातार क्या हो रहा, डिक्रीज होते जा रहा। तो अगर आप सिर्फ एम्पलीट्यूड वर्सेस टाइम बोलते हैं, अगर एम्पलीट्यूड वर्सेस टाइम, ये ग्राफ है, आ सकता है आपको बोर्ड एग्जाम में, ये एक्सपेरिमेंटल स्किल्स में डाला हुआ है ना। तो ये इस तरह से आएगा, ठीक है, एम्पलीट्यूड वर्सेस टाइम, ठीक है।
लिख लो। और ये फॉर्मूले आएंगे आपको डायरेक्ट आएंगे, ये भी फॉर्मूले कि इसके एंगुलर फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला ओमेगा डैश अंडर रूट ऑफ के बाय एम माइनस बी बाय ट्वाइस एम का होल स्क्वायर, और टाइम पीरियड का यहाँ पर जो फॉर्मूला आएगा t इक्वल्स टू रहेगा 2 पाई अपॉन अंडर रूट ऑफ के बाय एम माइनस बी बाय ट्वाइस एम का होल स्क्वायर। नीट वालों को मैं नहीं कहूँगा कि भैया इसको बहुत फोकस करो करके, बिल्कुल भी नहीं कहूँगा मैं, है ना। बस ध्यान में रख लो, हाँ ऐसा कुछ पढ़े थे तुमने, हाँ ग्राफ पर ध्यान दे देना, है ना। टाइम पीरियड एंगुलर फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला कोई नहीं पूछने वाला, मेरे को नहीं लगता आएगा वो, है ना। जेई वालों को थोड़ा बहुत ध्यान देना चाहिए टाइम पीरियड पे खास तौर से, है ना। टाइम पीरियड एंगुलर फ्रीक्वेंसी डायरेक्ट वो याद रखो फॉर्मूला, इसके डेरिवेशंस नहीं है तुम्हारे सिलेबस में, इसका डायरेक्ट तुम्हारे को कैलकुलेशन, डायरेक्ट वैल्यू आगे इसकी। ठीक है, अब बचता है बस छोटा सा पार्ट, फ्री ऑसिलेशन, फोर्स ऑसिलेशन एंड रेजोनेंस और न्यूमेरिकल्स। 3 न्यूमेरिकल्स ही है, वो कल ले लेंगे अपन। कल ये चैप्टर पूरी तरह से समाप्त, है ना, पूरा ख़त्म। थोड़ी देर में आपको डीपीपी सेकंड मिल जाएगी, है ना, सॉल्व करके लाइएगा। वेव्स चैप्टर स्टार्ट कर देंगे अपन, मगर डीपीपी से ऑसिलेशन की जारी रहेगी। नहीं और है, आएंगे अभी, ठीक है।